तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आपको मिले, और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे पढ़ सकें, इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जब भी पढ़ो इसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो। हर शब्द पर फिंगर रखकर पढ़ो ताकि हर शब्द पर आपका स्पेशल ध्यान जाए, और ध्यान देने की वजह से आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रश्नों पहचाने शब्द आपके नज़र में आ रहे होंगे, तो उसके आधार पर आप इन प्रश्नों का हल अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पहला प्रश्न हम हल करेंगे, अपठित गद्यांश। इसको हम रीड करना शुरू करेंगे। इसी तरह से आप भी रीड करने जब भी आप अपठित गद्यांश को सॉल्व करें। केचन कथयति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धति वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है केषु विविधा विषया अस्ति, यानी केषु सप्तमी विभक्ति है, यानी कि किसमें विविध विषय हैं। तो अभी हमने पढ़ा था संस्कृत ग्रंथेषु। अब देखो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है, यानी संस्कृत ग्रंथों में। तो यहाँ था केषु, यानी इसके लिए केषु आया कि किसमें विविध विषय हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। पूरे वाक्य में देना है, तो केषु के स्थान पर हम संस्कृत ग्रंथेषु लगाकर बाकी सारी लाइन ये इस तरह से उसमें लिख देंगे। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। ठीक है, यहाँ तक संति तक ये लाइन हो जाएगी। अब उत्तर नेक्स्ट देखते हैं। के कथयति, कौन कहता है, संस्कृत भाषा या केवलम धार्मिक भाषा या अस्ति, यानी कि कौन कहता है कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक भाषा ही है। तो केचन कथयति, केचन मतलब कुछ लोग कहते हैं, तो के स्थान पर केचन लगाकर आप इस तरह से पूरे वाक्य को पूरा कर देंगे। के स्थान पर केचन लगाकर पूरी लाइन ये वापस इसमें लगा देंगे। केचन कथयति संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक भाषा अस्ति। ठीक है, अब आगे अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीय डैश लगा के महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्यम जनानां जीवनम पद्धति वर्णिताः सन्ति। इसके बाद अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय। तो ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। आगे देखें कि दूसरा प्रश्न ये है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। तो हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण सफेद रंग किसका सूचक है। कस्य के स्थान पर हम लगा देंगे क्या, सत्यस्य, क्योंकि सफेद रंग जो है सत्य का सूचक है, इसलिए कस्य के स्थान पर सत्यस्य सूचकम सूचक लगा के बाकी पूरा सेंटेंस, क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखना है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। इस तरह से इसके वाक्य को पूरा कर देंगे। अशोक चक्र स्तंभः कुत्र अस्ति, यानी कि कुत्र मैंने कहाँ है, अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक चक्र स्तंभः सारनाथे अस्ति। दर्शनां कति ग्रहाणां कार्यं करोति स्म। तो दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी। तो कति के स्थान, कति का मतलब कितने, तो वो पंचानां षण्णां व ग्रहाणां कार्यं करोति स्म। अद्यत्वे छात्राः विद्यालयं किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, यानी अब छात्रों के लिए विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क मिलता है, क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि छात्रों को
उनकी वेशभूषा यानी ड्रेस उनको निःशुल्क मिलती है, पुस्तकें मिलती हैं और यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी मील वाला वो भी उनको मुफ्त में निःशुल्क का मतलब मुफ्त में मिलता है, फ्री में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानानि पूरयत उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति इसमें भरनी है। तो छात्रा है प्रति, जहाँ प्रति लिखा होता है उसके साथ में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए विद्यालयम पर म पे या पर अनुस्वार लगा हुआ है। फिर वही जहाँ लगता है उसके साथ पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए विद्यालय में विद्यालयात यानी पंचमी विभक्ति लग के विद्यालयात हो गया। आगे देखें, नमः, नमः जहाँ नम धातु होती है उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो इसलिए राम शब्द में रामाय हो गया, रामाय नमः। अब जहाँ विना लगता है वहां पर द्वितीय विभक्ति या फिर तृतीय विभक्ति आती है, तो इसलिए ज्ञानेन तृतीय विभक्ति लगाकर हमने इसे पूरा कर दिया, ज्ञानेन विना जीवनम वृथा। इस तरह से ये उपपद विभक्ति वाला कॉलम भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं, संधि विच्छेद कुरु। संधि विच्छेद करनी है कार्यार्थम। इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो कार्य और ये जो दीर्घ आ दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पर ये दीर्घ संधि दी हुई है, तो इसको यहाँ से हम अलग करेंगे, क्योंकि एक तो कार्य हो गया और अर्थ, तो जब हम अलग करते हैं दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए। अगर हमारे पास दोनों शब्द सार्थक आ रहे हैं तो इसका मतलब विच्छेद सही हुआ है। तो कार्य अर्थम, य का अ और अ ये दोनों मिलकर ये दीर्घ स्वर बना रहा है, इसलिए कार्य अर्थम, इस तरह से इसका विच्छेद होगा। उसका दूसरा है अप्येवम। तो हमने यण संधि में सीखा था कि अपि, अपि एक शब्द होता है, अपि मैंने भी और एवं मैंने ही, अपि ही, तो अपि एवं ये इसका विच्छेद होगा। और यहाँ पर ये यण संधि के कारण य आया हुआ है, क्योंकि जहां पर ई होता है, ई के साथ अगर कोई और स्वर, ई को छोड़कर कोई और स्वर आता है तो ई का य हो जाता है ना, तो ये य होने के कारण फिर ये उसमें मात्रा बनकर इसमें लग गया, इसलिए अपि एवं बन गया। इसका विच्छेद रूप हुआ अपि एवं। अब आगे देखते हैं, प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माण करना है। श सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। तो सर्वेषां बालानां को अगर आप सुनते हैं इसके आधार पर अगर हम प्रश्न निर्माण करें तो केशाम आ जाएगा। अगर आप मौलिक शब्द को लेते हैं तो मौलिकः के स्थान पर कीदृशः आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से अगर आपने ये लिखा है इसके स्थान पर तो भी ठीक है, अगर आपने कीदृशः लिखा है तो भी ठीक होगा। अगर हम केशाम लिखेंगे तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः। और अगर हम कीदृशः लिखते हैं तब शिक्षा सर्वेषां बालानां कीदृशः अधिकारः, इस तरह से इसको पूरा करेंगे। और ख का उत्तर, ख का देखें, दर्शना परिवारस्य भरण पोषणम कुरुत स्म। तो अगर हम परिवार को ध्यान में रखकर प्रश्न निर्माण करें तो इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, दर्शना कस्य भरण पोषणम कुरुता स्म। और अगर हम भरण पोषण को ध्यान में रखेंगे तब इसमें किम आ जाएगा, तब इस तरह से वाक्य होगा, दर्शना परिवारस्य किम कुरुतः स्म, है ना। तो किस प्रकार वो कार्य करती थी, परिवार का क्या करती थी, तो भरण पोषण करती थी। इस तरह से इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब आगे देखिए, छठा प्रश्न है, चर धातु रूप लोट लकार में उत्तम पुरुष का रूप लिखना है। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के रूप को अगर हम करेंगे, चर है तो उसमें रूप बनते हैं लोट लकार में, पठतु पठताम पठंतु, पठ के रूप देखें तो चर में लिखेंगे चरतु चरताम चरंतु, ठीक है। और ये क्योंकि ये उत्तम पुरुष है तो चरानी आ जाएगा, चरानी, चरवाव और चरवाम। चरानी क्योंकि ये र है, जहाँ पे र होता है वहां पे अड़ा आ जाता है, तो चरानी, इस तरह से अड़ा आ जाएगा, चरानी, चराव और चराम ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे, चरानी, चराव, चराम। खा, खा में दिया हुआ है क्री धातु लिट लकार, लिट लकार यानी भविष्य काल। तो प्रथम पुरुष का, क्री धातु का प्रथम पुरुष की लाइन लिखनी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में। उत्तम प्रथम पुरुष में लिट लकार में आ जाएगा करिष्यति, क्री है तो करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, इस तरह से इसकी लाइन बन जाएगी। फिर देखो, तत्सर्वनाम में तृतीय विभक्ति बहुवचने रूप लिखन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन लिखना है। अब इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप दोनों ही लिखेंगे कि तृतीय विभक्ति पुल्लिंग है तो तई, और अगर स्त्रीलिंग है तो ता भी, दोनों तरह से सही होगा। अब आगे देखिए, नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पंचमी विभक्ति का देना है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का लिखना है ना, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में नद्याः आ जाएगा, इस तरह से। तो नद्याः जो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों समान होते हैं, दोनों का रूप सेम होता है। हमें यहाँ पे पंचमी विभक्ति बतानी है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में नद्याः आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पत्र ये सॉल्व हुआ। अब आप भी अपने पत्र मिला लें और देखें कि आपको कितने मार्क्स मिले होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।